हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1929 है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है अपना अपना भाग्य, ये जो कहानी वो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी होता है। तो ये जो कहानी है, यह कहानी 10 वर्षीय दो बालकों की है जो भूख और गरीबी के शिकार होने के कारण अपने घर से भाग जाते हैं और कहानी के अंत में समाज के शोषण के कारण मारे जाते हैं। इस कहानी के द्वारा, ये जो कहानी अपना अपना भाग, इस कहानी के द्वारा लेखक ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारियों का संदेश दिया है। लेखक इस कहानी के द्वारा यह संदेश देता है कि समाज के निचले तबके की ओर सभी की सामाजिक और नैतिकता जिम्मेदारी बनती है और उसका निर्वाह भी किया जाना चाहिए। उसको अपना भाग्य के जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक ना? मतलब ये जो कहानी है पूरे एक दो गरीब बालकों की कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, लेखक के बारे में जानते हैं। मतलब कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं तो जैसा कि आप लोग को पता है कि कहानी पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनकी जैनेन्द्र कुमार के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था, ये कहाँ से, मतलब कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, इनकी महत्वपूर्ण लेखक मतलब महत्वपूर्ण के पुस्तक कौन कौन सी, चाहे महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी, उसको देख लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग कहानी पे चलेंगे। जैनेन्द्र कुमार की अगर बात करें तो इनका जो जन्म था 1905 में हुआ था और मृत्यु 1988। जन्म इनका 2 जनवरी 1905 में। अगर मृत्यु की अगर बात करें तो 24 दिसंबर 1988 को। भाषा की अगर बात करें तो इनकी भाषा हिंदी थी और राष्ट्रीयता भारतीय थे ये। इनकी अगर उल्लेखनीय अगर पुरस्कार की अगर बात करें तो इनको पद्म भूषण मिला था 1971 में, साहित्य अकादमी फेलोशिप 1979 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 में इनको प्राप्त, मतलब कि इनको दिया गया था। पद्म भूषण 1971, साहित्य अकादमी फेलोशिप 1979 और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966। जैनेन्द्र कुमार 2 जनवरी 1905 से 24 दिसंबर 1988 ये 20वीं सदी के भारतीय लेखक थे। ये 20वीं सदी के भारतीय लेखक थे जिन्होंने हिंदी में लिखा था। उन्होंने उपन्यास लिखे जिसमें सुनीता और त्याग पत्र शामिल हैं। मतलब इनकी जो प्रमुख उपन्यास है, चाहे बहुत ही अच्छी उपन्यास है, कौन? सुनीता और त्याग पत्र। उन्हें 1971 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें उनके काम मुक्तिबोध उपन्यास के लिए 1966 में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, इनको किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। जैनेन्द्र कुमार को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो मुक्तिबोध के लिए, मुक्तिबोध उपन्यास के लिए इनको 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था 1979 में। उनकी पहली कहानी की अगर बात करें तो उनकी पहली कहानी 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई, जिस पर उन्हें 4 रुपया पारिश्रमिक भी प्राप्त हुआ। इसमें उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वह और भी गंभीरता से साहित्य साधना में जुट गए। सन 1929 ईस्वी में उनका पहला उपन्यास परख प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास कौन है? परख। और साहित्य जगत में उनकी जगह बनने लगी। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, वैचारिक गद्य, आलोचना, ललित निबंध, यात्रा साहित्य, बाल साहित्य आदि गद्यों की विभिन्न विधाओं में योगदान किया है। जैनेन्द्र कुमार हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार और निबंध लेखक हैं।
उनके कहानी लेखन का आरंभ भी प्रेमचंद युग में हुआ था। इनका जो कहानी लेखन का आरंभ है वो प्रेमचंद के युग में ही हुआ था, लेकिन उनकी विषय वस्तु और पात्र प्रेमचंद से पर्याप्त भिन्न थे। सामाजिक समस्याओं के बजाय व्यक्ति चरित्रों और उन्होंने अधिक ध्यान केंद्रित किया। उपन्यासकार के रूप में प्रायः उनका उल्लेख आज्ञा के साथ किया जाता है। वह मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। उनके उपन्यासों में व्यक्ति का जीवन अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों में जो है व्यक्ति का जीवन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। वह अपने पात्र का चरित्र चित्रण करने, उसके मनोभावों को पकड़ने और उसके मनोविज्ञान को समझने में रुचि प्रदर्शित करते हैं। चिंतन के स्तर पर वह मनोविज्ञान के अतिरिक्त जैन धर्म और गांधीवाद से प्रेरित थे। मतलब वो मनोविज्ञान के अलावा भी जैन धर्म और गांधीवाद से प्रेरित थे। उनके साहित्य को उनके जीवन के संदर्भ में भी देखा समझा गया है। वह निबंध लेखन की ओर भी प्रवृत्ति रहे हैं, जहां उन्होंने अपने चिंतन और साहित्यिक सामाजिक धारणाओं की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने अनुवाद विधा में भी योगदान किया है। जैनेंद्र को हिंदी गद्य साहित्य में दर्शन, मनोविज्ञान, अध्यात्म और भावनिष्ठा को कला चेतना के साथ संप्रकृत करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने जीवन की वास्तविकताओं से अधिक महत्व व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को दिया है। मनोविज्ञान उनके लिए साध्य नहीं बल्कि साधन प्रतीत होता है। वे जैन तर्क पद्धति साध्यवाद से मनोविज्ञान आधार ग्रहण करते हैं। जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित उनके संस्थाओं के साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मान्यता उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। देखो, अब इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देख लेते हैं। इनके उपन्यास, इनके कहानी संग्रह और इनके निबंध के बारे में। इनके उपन्यास कौन से हैं? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुगदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। इनके ये जो प्रमुख उपन्यास हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो इनकी कहानी संग्रह में पहली है फांसी, उसके बाद वातायन, नीलम दिस की राजी कन्या, एक रात फिर दो चिड़ियाँ, पाजेब, जय संधि। जैनेंद्र की कहानियाँ 7 खंडों में है। मतलब यह जो जैनेंद्र की कहानियाँ वो 7 खंडों में है। निबंध संग्रह की अगर बात करें तो प्रस्तुत प्रश्न है, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, ये और वे, स्थित, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति। इनकी निबंध संग्रह है। उपन्यास कौन कौन से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुगदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। कहानी संग्रह फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि। निबंध संग्रह की अगर बात करें तो उसमें प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, ये और वे, स्थिरता, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति। देखिए, अब तो हम लोगों ने जैनेंद्र के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग चलते कहानी पर। अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? अपना अपना भाग्य कहानी जो है वो किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो वातायन में। देखो, वातायन की बात करें तो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और वातायन कहानी संग्रह में 13 कहानियाँ हैं। पूछ देगा कि अपना अपना भाग्य किस कहानी संग्रह में है, तो वो वातायन कहानी संग्रह में है। वातायन कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं? तो 13 कहानियाँ हैं। और 13 कहानी कौन कौन सी, उसको भी रिवीजन करते हैं। पहला है फोटोग्राफी, दूसरा है खेल, तीसरा है चोरी, फिर चौथे नंबर पे अपना अपना भाग्य है। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य। पांचवा अंधे का भेद, छठवां है दिल्ली में, सातवां अतिथि,
8वां ब्याह, 9 नंबर पर निर्मम, 10वां है साधु की हट, 11 है चलित चित्र, 12 है तमाशा और 13 है भाभी। तो वातायन में ये 13 कहानियाँ सम्मिलित है, जिसमें से एक है अपना अपना भाग्य। तो अपना अपना भाग्य कहानी, इसी कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र कुमार। देखिए, बहुत कुछ निरुद्देश घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई की रेसे से भाप से बादल हमारे सिरों को छूकर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारे से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और कभी देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरमय अनुपम नैनीताल। देखो, ये जो बात मतलब कि यह जिस जगह की बात की गई है वो नैनीताल की बात की गई है। नैनीताल का नज़ारा कितना, वहाँ पे पहाड़ रहते हैं, पहाड़ की मतलब बीचों बीच में बादल भी मतलब कि आपको दिखाई देंगे। ठीक ना, तो वहाँ की बात इस कहानी में की गई है। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद बाल उड़ाते हुए एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रहे थे। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई से शक्ल की डोंगियों को मानो शद बांध कर सरपट दौड़ रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले संधर्य एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। मतलब कि वहाँ का जो वातावरण क्या है उसके बारे में यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने छड़ों को उद्देश्य बना वे बालक अपने सारा मन, सारे देश, समग्र बल और समुच्ची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न और था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूने का बाजार सज कर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा है। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चित्तड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वह पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपने प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की अंगुली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी ननिहाल भी थे। मतलब कि हिंदुस्तानी बच्चे भी थे। अंग्रेजी पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय प्रतिदेव भी थे जो बुजुर्गी के अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणीय थे जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तान पर कोड़े भी फटकार सकते थे। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानते हुए सड़क पर चली जा रहे थे। देखो, ये जो कहानी है अपना अपना भाग्य
1929 ईस्वी की है, जिस समय हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन था। और हमारे भारत के लोगों पर अंग्रेजों ने किस तरह से शासन कर रखा था, उस समय की यह कहानी है। तो उसी के बारे में यहाँ पे अंग्रेजों के बारे में भी जिक्र किया गया इस कहानी में। ठीक। उधर हमारे भारत की कुल लक्ष्य सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाते हुए और संभालते हुए साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रहे थे। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच खुरच वहाँ देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने को उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर चिढ़ हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वही हैं, वही के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरक कर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरफ बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ गया था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मल्लिका से जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैली हुई प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पुंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों से जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनिष्ठ प्रलय था। मतलब कि जब ठंड के समय होती है तो शीत जब गिरने लगती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उसी समय के यहाँ पे मतलब कि बताया जा रहा है। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। एक घना कुआरा हमने कभी न देखा था। ऐसा घना कुआरा हमने कभी नहीं देखा था। वह टप टप कर रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किस घोंसले में जा छिपा था। उस वृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटल के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। देखो, इसके पहले तो मतलब कि लगभग में जो उस समय का वातावरण था, लेखक उसके बारे में जिक्र कर रहा था, लेकिन जो कहानी का मेन उद्देश्य है वो यहाँ से शुरू होता है। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कड़कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल की बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिप कर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता ना था। और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाजा ना था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठो।
हम उस हम उस चूते कुएं में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो बैठो भी। मतलब कि जो उनका मित्र था, मतलब जो लेखक थे, उन्होंने कहा कि चलिए भी, लेकिन जो उनका मित्र था वो बोलता है कि नहीं, अरे जरा बैठो भी। वो बैठने के लिए बोलते हैं। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कुहरे की सफ़ेद में कुछ ही हाथ दूरी से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। वो लोग जब बेंच पे बैठे थे एक जगह, तो एक उनके जो मित्र थे उनको लगा कि कोई आ रहा है हमारी तरफ। तो उनसे पूछते कि देखो ये क्या है। तो लेखक बोलते कि होगा कोई। मैंने देखा कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं, पर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे हैं। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह ना जाने कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला, न दायां है न बायां। पास ही चुंगी के लालटेन की छोटी से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी है। माथा जैसे अभी भी झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कुहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। बस वह अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है। बालक मौन मुख, फिर वह बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? लड़का बोलता है कि यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? फिर लड़का बोलता है कि दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? लड़का बोलता है कि नौकरी से हटा दिया। फिर ये बोलता है कि क्या नौकरी थी? तो बालक बोलता है कि सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। सब काम करना था उसको नौकरी में, और 1 रुपया मिलता था और जूठा खाना मिलता था उसको। फिर यहाँ पे उनके मित्र पूछते हैं, फिर नौकरी करेगा? हाँ। वो पूछते हैं कि नौकरी करेगा? तो बोलता है कि हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? तो बोलता है बालक, कुछ नहीं। अब खाना खाएगा? तो बोलता है कि नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ पर? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़े में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं? हाँ हैं। फिर उसने पूछा, माँ बाप हैं? तो बोलता है कि हाँ हैं। बालक बोलता है, कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरा कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। वह अभी नहीं है। कहाँ गया?
मर गया। वो बोलता है कि अभी नहीं है। उसका जो बाप था वो भी भूखा रखता था इन लोगों को और पीटता था और खाना भी नहीं देता था। फिर वो मतलब पूछता है लेकिन मर गया? तो ये लड़का बोलता है कि हाँ मर गया। हाँ साहब ने मारा मर गया। ये लड़का बताते हैं कि जो उसके साथ वाला लड़का जो था उसको जो है उसके सामने मारा और मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौट कर हम वकील दोस्तों को के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी देसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना, देखिए यह लड़का है। वकील पूछते कहाँ से लाए, इसे आप जानते हैं? ये बोलते कि नहीं जानता हूँ यह बेईमान नहीं हो सकता। फिर वकील बोलते हैं कि अजी ये पहाड़ी बड़े शैतानी होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी यह नौकर लो। फिर वो बोलते हैं कि मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। ऐसे गैर को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या? क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसारी पर सोने झटपट चल गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराशा भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं? सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के की दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। फिर मित्र ने पूछा तब? मैंने कहा 10 के नोट ही दे दो। सकपका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, यह दया है ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तू कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। लड़का बोलता है कि हाँ कुछ काम दे के हुजूर? तो ये बोलते हैं कि हाँ ढूंढ दूंगा। तो जाऊँ? लड़का बोलता है कि तो जाऊँ? ये बोलते हैं कि हाँ ठीक। हाँ ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। फिर बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर से लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। तो ये बोलते कि यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल। स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपो में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह मिली, वही 10 बरस की
वही 10 बरस की उम्र और वही काली चिथोड़ की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया दुनिया ने वह यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीबी के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैर पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गए थे। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। तो यह थी कहानी अपना अपना भाग्य। ठीक ना है। अगर अच्छा लगा ये कहानी तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों को और कहानी लेकर आऊँगा जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। तो आज के लिए इतना है। धन्यवाद।